सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सीटेट के 2020 के पेपर को सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो कि हुआ था 31 जनवरी 2021 को। 31 जनवरी 2021 को ये पेपर हुआ था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये आपका देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। मैथ का ऑलरेडी आनंद सर ने करवा दिया है, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सीटेट एग्जाम की तैयारी हम कम समय में कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हो कि लड़की और लड़के में भेदभाव किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता या रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। यानी कि स्टीरियोटाइप लोगों ने बना दिया कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसे लड़के ऐसे होते हैं। मतलब लड़कियां रो सकती हैं किसी भी बात पर, अगर चोट लग गई है, लड़का नहीं रो सकता। तो ये क्या एक तरीके से क्या दर्शाता है कि यह एक लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लड़की और लड़के में भेदभाव किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर भी इस तरीके का भेदभाव दिखेगा, आपको आंसर क्या रहेगा, लैंगिक रूढ़िवादिता। यानी कि पहले की जो मान्यताएं चली आ रही हैं हम उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हमें पता है कि समाज के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, अपने आप को परिवर्तन लाना पड़ता है। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका देखिए यहाँ पर इंग्लिश में देख चलेंगे, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। दोस्तों, जो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है जिसमें बच्चे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 जो है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। यानी कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यानी कि बच्चों के ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। यानी कि बच्चे जैसे भी सीख सकते हैं, हमें उन्हें और मौका देना चाहिए सीखने का। और जब बच्चे सीखेंगे तभी पढ़ाई का क्या होगा, जो पढ़ाई का लक्ष्य है, जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब बच्चे अपनी ज्ञान की संरचना को बना पाएंगे, उन्हें प्रचुर मौका मिलेगा, हर एक बच्चे को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, तभी एक क्लासरूम क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना ऑप्शन 1 है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेंगी। दोस्तों, जब कोई गतिविधि हो रही है और बच्चों को टीचर संकेत दे रही है क्या, क्यों, कैसे, वह इशारे दे रही है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि बच्चों को वो हिंट दे रही हैं। जब बच्चे देख रही हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं, उस गतिविधि में संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, तो वो हिंट दे रही हैं क्या, क्यों, कैसे, बोल बोल करके कि कैसे ये होगा, क्यों होगा, क्या करना है आगे। तो इस तरीके से बच्चों को वो हिंट दे रही हैं, क्लूज दे रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो बच्चों की मदद कर रही है ना। तो यहाँ पर देखिए जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो है एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन 2 है, अधिगम के लिए माड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि बच्चों को इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग यानी कि एक तरीके से आधारभूत संरचना उन्हें मिलेगी और वो भूल रहे थे जो चीजें, उन्हें वो याद आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को अनुप्रेरित तो बिल्कुल नहीं करेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर भी हम देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर पूछा है कि जब बच्चे का सामाजिकरण होता है, यानी कि जब बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पहले ऑप्शन में स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट।
तो आप सभी को पता है कि जो सामाजिकरण है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो पहले वाले में मुख्य रूप से बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी फैमिली, उसकी जो फैमिली तो सबसे क्लोज होती है, तो यहाँ पर प्राइमरी में उसकी फैमिली को रखा गया, अपनी फैमिली में वो बड़ा होता है। और सेकेंडरी में फिर वह जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 6 साल का, तो तब वो स्कूल जाना शुरू करता है। तो यहाँ पर स्कूल आ जाएगा, उसके बाद खेल के मैदान, यानी कि अपने उसके ग्रुप्स, अपने साथियों से जो सीखता है, अपने आसपास के पड़ोसियों से जो सीखता है, वो सब सेकेंडरी में आ जाएगा। तो वो अपने स्कूल में जो सीखता है वो सेकेंडरी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए यही चीज कहा है पहले वाले ऑप्शन में, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन 1 सही होगा। यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक, अभी मैंने आपको बताया कि जो स्कूल है वो सेकेंडरी में आ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे में समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक। अभी अब मैंने आपको कहा कि जो फैमिली है वो प्राथमिक है, प्राइमरी है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्राइमरी में कौन आता है, परिवार आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? तो थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्पैथाइजेस दैट बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है और इसके अकॉर्डिंग जो बुद्धिमत्ता होती है, यानी कि जो इंटेलिजेंस होती है, उसके सेवरल फॉर्म्स होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ये देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से मापी जा सकती है। केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मतलब है कि केवल हम इसको, जो इंटेलिजेंट कोशेंट है, इसको हम केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट के माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंट इन ऑल अदर डोमेन्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आप एक विषय में अच्छे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे के सारे विषयों में आप बहुत अच्छे हो। जैसे कि अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है, तो जरूरी नहीं कि आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो। कोई व्यक्ति एक चीज में बहुत अच्छा है, एक चीज में अगर बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं कि वो सभी आयामों में बहुत अच्छा हो, सारे विषयों में वो बहुत अच्छा हो। और ऐसा होता भी नहीं, आपने देखा है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान के हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो। तो अगर किसी व्यक्ति का एक चीज बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं कि वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा हो। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। और बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, पूरी तरीके से यहाँ पर निगेटिव इंडिकेट कर ही रहा, तो ये भी गलत ही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत या अमूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह नैतिक विकास के प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल, जिसे हम ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, उस स्टेज को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि किसी कार्य को हम इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे उसे क्या करते हैं, स्वीकृति देते हैं। यानी कि हम कोई काम इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमें वाहवाही देंगे, लोग कहेंगे कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पढ़ाई कर रहे हो तो 4 लोग जब तक कह नहीं देंगे अच्छा कर रहे हो, तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि जब तक दूसरे नहीं कह देंगे कि हाँ आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, समाज के लोग नहीं कह देंगे, तब तक आप उसको अच्छा नहीं मानते हो। यानी कि कोई भी काम आप सिर्फ इसलिए करते हो कि दूसरे उसे स्वीकृति दें। तो यह नैतिक विकास के प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आता है, जिसे हम ट्रेडिशनल या प्रथागत भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम रूढ़िवादिता भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा या फिर संतुलीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, यानी कि सोशल कल्चरल जो उनकी थियरी है, उसमें इन्होंने ये कहा है कि बच्चे का जो अधिगम होता है वो उसके सोशल यानी कि उसके सामाजिक और उसके सांस्कृतिक कारणों की वजह से ही, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के कारण ही होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कल्चरल टूल्स, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों पर क्या करता है, ये बल देता है। अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। कौन? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। याद रखिएगा, इन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से
अधिगम देने पर जोर दिया है। तो इनके सिद्धांत में आपको सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, ये 3 चीजें याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है साइकोलॉजिकल टूल्स यानी कि मनोवैज्ञानिक उपकरण है, फिर है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, फिर है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या फिर स्कीमा या मनोबंध। दोस्तों जीन पियाजे ने आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो यहाँ पर देखिए जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को क्या कहा है, तो संज्ञानात्मक संरचनाओं को इन्होंने कहा है स्कीमा या मनोबंध, यानी कि जो हमारा जो माइंड होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसमें बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं और अलग अलग प्रकार की सूचनाएं हमारे दिमाग में क्या होती है, स्टोर होती हैं अलग अलग मेमोरीज के रूप में। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ अच्छी नहीं होती, लेकिन सबको हमने क्या किया होता है, अपने दिमाग में स्टोर किया होता है। कहीं हम घूमने गए थे, कहीं हम कुछ खाने गए थे, इस तरीके की चीजें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। दोस्तों आप सभी को पता है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली है संवेदी कामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात की जा रही है, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक होती है। तो जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनका जो थॉट होता है, उनका जो विचार होता है, वो जैसे अगर कोई एक काम कर रहा है तो उसी में उनका ध्यान बिल्कुल फोकस रहेगा, वो उसी काम को करेंगे। खिलौने से खेल रहे हैं तो वो खिलौने से खेलेंगे ही खेलेंगे, और वह उनका ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। खेल रहे हैं तो खेल में ही रहेंगे, कोई काम कर रहे हैं तो उसी काम में रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है विचार सोच में केंद्रीकरण यानी कि कंसंट्रेशन इन थॉट, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास तो केवल स्कूल से तो बच्चे का खाली पूरा सर्वांगीण विकास तो होता नहीं, क्योंकि उसके आसपास के लोग, उसके घर के लोग, उसके फैमिली में जो लोग होते हैं बच्चे के, उसके मित्र मंडली, सभी लोगों का योगदान होता है किसी भी व्यक्ति के विकास में। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। विकास बहुआयामी, दोस्तों जो विकास होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, वो सभी दिशाओं में होता है। तो आप देखोगे किसी की हाइट भी हमारी बढ़ती है। इसके अलावा जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसकी बुद्धि भी बढ़ती है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी होता है। उसके आसपास के लोगों से वह बातचीत करना सीखता है, अपनी भाषा को सीखता है, अपने कल्चर को सीखता है, सांस्कृतिक विकास भी उसका होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चे का होता है। तो जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो बहुआयामी होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन 1 जो दिया है, जरूरी नहीं है कि बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो उसके मानसिक विकास भी उसका बहुत तेजी से हो रहा है, उसका सांस्कृतिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हर एक विकास में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। धीरे धीरे बच्चा एज के अकॉर्डिंग हर चीजें सीखता जाता है, और उसका विकास हर एक चीज में होता है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है, तो एकाएक नहीं होता है, इसलिए समान नहीं होगा सभी दिशाओं में। तो ऑप्शन 4 जो है विकास वो आयामी होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, या फिर आप सभी को पता है कि जो जीन पियाजे ने अवस्थाएं बताई हैं विकास की, 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदी कामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट और फिर एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जा सकता है? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। तो यहाँ पर देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं बच्चों में, वो हम किस प्रकार से देख सकते हैं? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, यानी कि अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। फिर है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, यानी कि अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। फिर है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड,
या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों, जब एक ही कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे तो उनमें स्वाभाविक सी बात है कि जो डिफरेंसेस है वो होंगे। कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है। तो हमें क्या करना है कि कौन सा बच्चा किस चीज में अच्छा है। कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ा रहे हैं, मैथ का कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में हमें कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे देने हैं कि सारे बच्चे उसको समझ जाएं। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक ही कक्षा में अलग अलग व्यक्तित्व के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो इससे टीचर को किस प्रकार से इसे देखना चाहिए। तो क्या ये अधिगम में बाधा उत्पन्न करेगा या हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, टीचर को उसी के अनुसार पढ़ाना होगा। फिर यहाँ पर देखिए दिया, अध्यापक के पक्ष पर असफलता यानी कि फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, बिल्कुल गलत है। टीचर के लिए यह असफलता है नहीं। इसके बाद देखिए, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, यानी कि कक्षा में 2 तरीके का या 3 तरीके का स्तर में हम कक्षा को डिवाइड कर दें इस तरीके से, समूह 1, समूह 2, समूह 3, कि अलग अलग प्रकार से ये बच्चे जो बहुत तेज है वो इस प्रकार से पढ़ेंगे, या जो थोड़े कमजोर हैं वो दूसरे में रहेंगे, जो बहुत कमजोर है वो तीसरे में रहेंगे। इस तरीके से अगर हम बच्चों को बांटते हैं कि कक्षा में, तो इस तरीके से बच्चों के अंदर भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा भी हमको नहीं करना है। तो ऑप्शन 4 जो है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफ प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से जब बच्चे अलग अलग व्यक्तित्व के बच्चे एक ही कक्षा में, तो टीचर अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड का प्रयोग करेगा, अलग अलग प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेगा। इसके अलावा सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि अलग अलग प्रकार के टीएलएम का प्रयोग करके वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि एक समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से डिसेबल हो। सामान्य बच्चों के साथ ही विशेष बच्चे भी पढ़ते हैं या फिर विशिष्ट बच्चे भी पढ़ते हैं, सबके सब एक साथ ही की कक्षा में पढ़ते हैं। तो समावेशी कक्षा में किस बात पर जोर देना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर है अभिवेदी समरूपी निर्देशों, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सभी बच्चों को समान रूप से आपको निर्देश देना है कक्षा में। और आपको ये बात अच्छे से पता है, अगर एक समावेशी कक्षा होगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे। विभिन्न प्रकार के बच्चों को आप सभी को एक समान रूप से निर्देश नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है उसी कक्षा में अगर आपने बोर्ड पर कुछ लिख दिया है तो कोई बच्चा बहुत तेजी से उसको उतार लेगा, कोई बच्चा उससे थोड़ा कम टाइम में, कोई और सबसे कम टाइम में उतारेगा। तो सभी बच्चों को एक सेम प्रकार का निर्देश आप नहीं दे सकते हो कि इतने ही समय में तुम्हें ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उनको अपनी कॉपी पर उतारना। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। और तीसरा दिया है कि सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव। तो यहाँ पर आप देखिए, जो तीसरा है तो बहुत ही गलत है कि हम समावेशी कक्षा में बच्चों को क्या कर दें, बांट दें अलग अलग प्रकार से। क्योंकि सामाजिक पहचान क्या होती है भाई, कोई बहुत धनी है, कोई थोड़ा गरीब फैमिली से आता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो ये सब क्या है, ये तो बहुत तरीके से बहुत ही गलत हो जाएगा क्लास में। फिर है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम रखने के लिए अवसर प्रदान करना, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। यानी कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी कि प्रत्येक बच्चे को हमें क्या करना है, उसकी सामर्थ्य के अनुसार, उसके पोटेंशियल के अनुसार हमें उसको आगे बढ़ने में, उसको अपॉर्चुनिटी देने में मदद करना है। यानी कि उसको हर प्रकार से अवसर प्रदान करना है अधिगम में, यानी कि लर्निंग में। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो हम उसके लिए किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर देखिए, मंदित छात्र दिया हुआ है, रिटार्डेड स्टूडेंट, फिर है विकलांग छात्र, हैंडीकैप स्टूडेंट, फिर है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिसका अशक्त शरीर है, या स्टूडेंट विथ क्रिपल्ड बॉडी। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ये सबसे अच्छा शब्द है। स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसा छात्र जिसमें कुछ शारीरिक दिव्यांगता है। दिव्यांगता यहाँ पर हम बोलेंगे, दिव्यांगता शब्द जो है ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार ऐसे बच्चे जिन्हें किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते सही से, जो जिनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, वो सही से चल नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए हम ऐसे छात्रों को हम क्या कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे, या फिर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को जिन्हें अधिगम में कठिनाई है, जिन्हें सीखने में समस्या है, यानी कि ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको सही से दिखाई नहीं देता है, जो सही से सुन नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल करने से उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो और तेज हो जाएगी, यानी कि उन्हें आसानी से क्या होगा, समझ में आएंगी चीजें। तो दोस्तों इस तरीके से श्रव्य दृश्य सामग्रियों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उनके लिए हम विजुअल मेथड्स का प्रयोग करेंगे, यानी कि अगर उन्हें सही से बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा तो उसके लिए हमारे पास स्मार्ट टीवी या प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को हम बड़े चित्रों के आधार पर उनको हम उस टॉपिक को समझा पाएंगे। जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए स्पेशली हम इस प्रकार से टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करेंगे, ऐसी चीजों का जिनका वॉल्यूम तेज हो, बच्चे आसानी से सुन पाए। इसके बाद देखिए संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि हम अलग अलग प्रकार की रचनात्मक चीजों के साथ बच्चों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। यानी कि उन्हें हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के टीएलएम का प्रयोग करके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर देखिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाएंगे। ऐसे बच्चे जो अधिगम में कठिनाई महसूस करते हैं, जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार से पढ़ने लिखने में, तो उनके लिए हम व्यक्तिगत शैक्षिक योजना यानी कि इंडिविजुअल लेसन प्लानिंग करेंगे उनके लिए हम। इसके बाद देखिए तो ये भी क्या है, ये भी अध्यापक को करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 जो है ये तीनों ही क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चे जो अधिगम की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिन्हें लर्निंग करने में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, लर्निंग डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षक को ये सब करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 जो है देखिए, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यानी कि प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, यानी कि ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को समझ ही ना आए, यानी कि जटिल संरचनाओं का। यहाँ पर देखिए लिखा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग अगर हम करेंगे तो आधे बच्चे उसको समझ ही नहीं पाएंगे। जबकि आपको पता है रिजिड नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए टीचर की टीचिंग में, या ऐसे मेथड्स का प्रयोग करें कि सारे बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ पाए, जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी समझ पाए। हम ऐसे मेथड्स का प्रयोग करें, यानी कि जिस प्रकार से बच्चा समझ सकता है, जिस प्रकार से सीख सकता है, हम उसको उसी प्रकार से सिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे, यानी कि जटिल संरचनाओं का प्रयोग करने से क्या होगा, आधे बच्चे उसको सीख ही नहीं पाएंगे, और ऐसे बच्चे जिनको सीखने में कठिनाई है वो तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी इज कम परिज्ञानता, बोधगम्यता या लो कॉम्प्रिहेंशन, अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग, फिर है अति सक्रियता या हाइपर एक्टिविटी, फिर है असतर्कता यानी कि इनअटेंटिवनेस। दोस्तों एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन होता है वो बच्चे एक ही चीज के कई पहलू के बारे में सोच पाते हैं, यानी कि एक ही वस्तु के कई पहलुओं के बारे में सोच पाते हैं बच्चे। तो जो सृजनात्मक छात्र होते हैं उनका प्रमुख लक्षण होता है कि उनकी जो कल्पना शक्ति होती है, जो सोचने की समझने की क्षमता होती है, कल्पना करने की यानी कि इमेजिनेशन पावर बहुत तेज होती है, और इसी को हम कहते हैं अपसारी चिंतन। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपसारी चिंतन वाले बच्चे होते हैं, यानी कि जो विभिन्न दशाओं में विभिन्न प्रकार से कल्पनात्मक चिंतन कर पाते हैं या डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि अगर हमको सृजनात्मक बच्चों की पहचान करनी है तो हम आसानी से किस प्रकार से उनकी पहचान कर पाएंगे, उनकी जो सोच होती है वो अपसारी होती है, वो विभिन्न प्रकार की पहलुओं को सोच पाते हैं, किसी भी वस्तु के बहुत सारे पहलुओं को वो देख पाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को, यानी कि इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड बी, क्योंकि एक ही कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 का बैकग्राउंड क्या होगा, अलग। ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके माता पिता दोनों जॉब करते होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिता केवल जॉब करते होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके घर में बिजनेस होता होगा, ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर में माता पिता सर्विस करते होंगे, या ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, माता पिता मजदूरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं उनको जब वो संबोधित कर रहे हैं तो उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू
डाइवर्सिटी। तो नहीं, बिल्कुल एक अध्यापक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक विविधता में भी क्या होती है, खूबसूरती होती है। जैसे कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तो विभिन्न प्रकार के त्योहार भी हम मनाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस हो। हम सारे त्योहारों को मनाते हैं, सबको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से विविधता क्या है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो इसको हम टालेंगे क्यों। फिर है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर जिस बच्चे के माता पिता मजदूरी करके आ रहे हैं, जिन बच्चे उसको पढ़ा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे और बच्चों को क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि किस सिचुएशन में भी माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं उसका बच्चे, बल्कि एग्जाम्पल भी शिक्षक को देना चाहिए क्लास में, कि सभी के माता पिता सक्षम नहीं होते, फिर भी वो अपने बच्चों को इस तरीके से स्कूलों में भेज रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे भी आगे निकले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। फिर देखिए इसके बाद सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, या यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी के लिए सेम मापदंड हो, क्योंकि आपको पता है सारे बच्चे सेम पृष्ठभूमि से तो आ नहीं रहे हैं, तो सभी के लिए एक ही मापदंड का यूज हमें नहीं करना है। फिर है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो ऐसे स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं देने हैं कि हाँ अगर राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा, मजदूर का बेटा तो मजदूर ही बनेगा। तो ये क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं हुई ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, या ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यानी कि जो विविधताएं हैं उनका हमें क्या करना है, आनंद लेना है। सभी बच्चों को बोलना है कि आप सभी क्या हो, यूनिक हो और सभी अच्छे हो, ठीक है। सभी के पास अपनी अलग अलग क्या है, क्वालिटी है, और सभी के माँ बाप, सभी के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और सभी क्या है, विविध पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, लेकिन सभी एक ही कक्षा में बैठ करके तो पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो सही है। हमारे अंदर जो भी हम कह सकते हैं जो विविधताएं हैं उसका हमें जश्न मनाना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि हमें कुछ ना कुछ उससे सीखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं उनको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्हें हम सुसाध्य कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता को कैसे हम और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। फिर है दूसरा, इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। फिर है इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉगिक्स, यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। फिर है लास्ट, जनरेटिंग फियर एमंग स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करे, तो बिल्कुल गलत है। तो हम समस्या समाधान की क्षमताओं को किस प्रकार, बच्चों के अंदर जो समस्या समाधान करने की एबिलिटी है उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, यानी कि बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, समान एग्जाम्पल दे करके बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, समस्या समाधान की क्षमताओं को किस प्रकार, इस प्रकार से उनको क्या कर सकते हैं हम, जो अगर हम समरूपों का एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, समस्या समाधान की क्षमता उनके अंतर्गत बढ़ेगी। जैसे कि अगर बच्चे के अंदर कोई बच्चा किसी समस्या में फंस गया, तो आप किसी भी व्यक्ति का XYZ किसी का आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि ये भी व्यक्ति इसी प्रकार की समस्या में पड़ा था, लेकिन उसने इस तरीके से हिम्मत की और इस समस्या से वो बाहर निकला। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर क्या आएगा, एक बच्चा इनकरेज होगा कि हाँ मेरी भी जो समस्या है उससे भी मैं निजात पा लूंगा, यानी कि इस समस्या को मैं पार पा लूंगा। जैसे कि एक क्लास में कोई एक चैप्टर टीचर पढ़ाता है मैथ में, तो उसी से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। बच्चा क्या करता है, एक क्वेश्चन उसने सॉल्व किया और उस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर लेता है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से जो शिक्षक है वो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के क्या कर सकते हैं, बच्चों के अंदर जो समस्या समाधान करने की क्षमता है उसको और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर केवल बच्चे कुछ सब्जेक्ट को इससे अच्छा बना सकते हैं, सारे सब्जेक्ट को इससे अच्छा नहीं बना सकते। इसीलिए ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई,
क्योंकि आपको पता है कि हमें कोई भी अभिप्रेरणा मिलती बस वो कुछ ही दिन तक काम आती है। किसी ने हमें मोटिवेट कर दिया, 2 से 4 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन तक हम मोटिवेट रहेंगे और काम को अपने पर्टिकुलर उसी टाइम पर करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो डिमोटिवेशन आ जाती है हमारे अंदर, या फिर ये कहें कि फिर हम अपने उसी डेली रूटीन में आ जाते हैं। तो हम किस प्रकार से बच्चों के अंदर अधिगम की प्रेरणा यानी कि सीखने की जो अभिप्रेरणा है वो लगातार बच्चों के अंदर बनी रहे, लगातार वो लर्निंग करते रहे, सीखते रहें, यह किस प्रकार से हम कायम रख सकते हैं बराबर। जैसे कि किसी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त कर ली, जहां वो पहुंचना चाहता था वहां वो पहुंच गया। अब सफलता प्राप्त करने के बाद जहां वो सफल पहुंच गया वहां पर भी उसके बहुत सारे कंपेटिटर होंगे ना, तो सफलता को बना करके वो व्यक्ति कैसे रखे, यानी कि सफलता बनाए कैसे रखे वो। तो इसी प्रकार से अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार से बच्चे बनाए रखें, इसके लिए हमें क्या करना है। बच्चे को दंड देकर, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों का मतलब होता है कि फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, यानी कि बच्चों को हमेशा एक कोई ना कोई गोल देना है हमें कि ये करोगे तो और अच्छा होगा, ये पढ़ोगे तो और अच्छा करोगे। इस तरीके से बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, अगर हम बहुत आसान आसान चीजें बच्चों को लगातार कराते रहेंगे, रोज एक ही प्रकार के क्वेश्चन कराते रहेंगे, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, आसान चीजों से भी बोर हो जाएंगे। तो ये भी गलत हो गया। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, रट्टा तो बच्चों को सिखाना नहीं, केवल रटना तो सिखाना नहीं है अधिगम में। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 जो है, यानी कि बच्चों को हमें एक गोल देना है और ऐसा गोल देना है जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ सीख पाए, लगातार उन्हें प्रेरित करते रहना है हमें। क्वेश्चन नंबर 20 है शर्मिंदगी या सेम का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए शर्मिंदगी का ज्ञान से कोई संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि सेम जो है उसका हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन। फिर है कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। फिर है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, या के शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। दोस्तों देखिए, अगर हम बार बार बच्चे को शर्मिंदा करेंगे तो इससे बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर बच्चे को बार बार आप डांटोगे, क्लास में बार बार उसको शर्मिंदा करोगे, तो इससे बच्चे के सीखने की, संज्ञान का मतलब बच्चा सीख रहा है, क्लास में सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दिया है कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली, बिल्कुल गलत है। बच्चे को अगर आप शर्मिंदा कर दोगे तो वो उस ये एक तरीके से अधिगम के लिए प्रेरित करना नहीं हुआ, बल्कि बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाएगा। और बार बार अगर आप शर्मिंदा वाला काम करेंगे बच्चे के साथ तो वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो इसीलिए ये इसका क्या प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बच्चे के सीखने पर। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम यहाँ पर पूछा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है यही है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट। जब टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचिंग का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है वो यही होता है कि एक चैप्टर बच्चे ने सीखा, फर्स्ट चैप्टर का दूसरे चैप्टर से क्या संबंध है, दूसरे का तीसरे से क्या संबंध है। जैसे कि हम मैथ्स में सीख रहे हैं, मैथ्स में बच्चे ने जोड़ सीखा, जोड़ के बाद घटाना, घटाने के बाद जब बच्चा गुणा सीख रहा है, तो ये जो उसने कॉन्सेप्ट सीखा है जोड़ का, यही तो प्रयोग होगा गुणा में, और जो उसने घटाना सीखा इसका प्रयोग भाग में करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच में संबंध जोड़ना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दिया है ऑप्शन 3 में बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस। बिना विश्लेषण के हम किसी चीज का अवलोकन कैसे कर सकते, जब तक उसके बारे में हमने समझा ना हो हम उसका अवलोकन कैसे कर पाएंगे। फिर अनुकरण, नकल और दोहराना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नकल करके कोई क्या सीख पाएगा, ये कौन सा प्रभावशाली माध्यम है टीचिंग का। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क, बिकॉज जब कोई टास्क टीचर देती है, कोई भी बच्चों को कार्य देती है, तो उसमें बच्चे गलती तो करेंगे, बच्चे तो गलतियां तो वो करेंगे ही। तो उनकी गलतियां जो है जो उनकी गलतियां है वो किस प्रकार से टीचर को उसका किस प्रकार से टीचर विश्लेषण कर रहे हैं, यहाँ पर यही पूछा है टीचर को क्यों विश्लेषण करना चाहिए।
तो इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तो बिल्कुल गलत है, बच्चों को दंड देना ही नहीं है हमको। फिर त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि त्रुटियों की समझ यानी कि वह जो गलती बच्चा कर रहा है उसको किस तरीके से समझाना कि तुमने यहाँ पर गलती क्यों की है, और यह क्या है, यही अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बच्चों को अपनी गलतियों की समझ होगी, जब बच्चों को अपनी गलतियों की समझ होगी तभी तो बच्चे सीख पाएंगे, उन गलतियों से सुधार कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि त्रुटियों का विश्लेषण इस प्रकार इसलिए करना चाहिए ताकि इसके आधार पर ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकते हैं। तो बिल्कुल गलत है। फिर है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, नहीं कि लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है, यानी कि इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। यानी कि बच्चों को अगर अलग अलग टुकड़ों में किसी सूचना को हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो बच्चे, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे अलग अलग टुकड़ों को पूरा जोड़ पाए, एक साथ जोड़ पाए। सारे बच्चे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी तो बच्चा क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ये सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर उसको कठिनाई कब नहीं होगी, जब वो आंतरिक रूप से मोटिवेट रहेगा, जब उसकी इंटरनल क्या होगा, इंटरनल मोटिवेशन उसके अंदर होगा तो वो खुद ही पढ़ेगा। फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, जब सामाजिक संदर्भ में बच्चों को हम कुछ भी सिखाते हैं तो मैक्सिमम चीजें बच्चों को पहले से ही पता होती हैं, तो उनको सीखने में कठिनाई बिल्कुल होती नहीं है। उनको अपने अपने परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में आप पूछोगे तो उनको सारी चीजें पहले से ही नॉलेज होती है इनकी, तो उनको कठिनाई होगी ही नहीं। सामाजिक संदर्भ में जो भी चीज आप उनसे पूछोगे उनको पहले से ही पता होता है। फिर है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, अगर बच्चे को विभिन्न प्रकार से हम एक ही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, बहुत तरीके से बहुत सारे मेथड्स का प्रयोग करके किसी एक सवाल को बता रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चा और आसानी से सीखेगा, कठिनाई तो उसको होगी ही नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग कौन सी है। उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, या कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था यानी कि बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग यही होता है कि बच्चे के अंदर संतुलित उत्तेजना यानी कि मॉडरेट एराउजल नो फियर, यानी कि जब बच्चे के अंदर संतुलित उत्तेजना हो और उसके अंदर कोई भय नहीं हो तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। बहुत उत्तेजित होगा और बहुत भयभीत होगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा। अगर उसके अंदर उत्तेजना ही नहीं होगी यानी कि मोटिवेशन ही नहीं होगी और भय होगा तो भी नहीं सीख पाएगा, और कोई उत्तेजना ही नहीं होगी, कोई भय ही नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है इसमें जो बच्चे होते हैं वो भी ज्ञान की संरचना में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अधिगम का संरचनात्मक विचार क्या कहता है, वो कहता है कि बच्चे भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। किसी भी ज्ञान की संरचना में बच्चे भी सक्रिय रूप से भूमिका निभाए, क्योंकि क्लास में अगर केवल टीचर बोलता रहेगा, अगर बच्चे उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो वो क्लास किसी काम का नहीं होगा। बच्चे टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास में बच्चों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रह रहे हैं, तो बच्चे इस तरीके से क्लास में सक्रिय भी हैं और वो जो क्वेश्चन टीचर पूछ रहे हैं उसका आंसर भी वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर ऑप्शन 1 भी गलत हो गया, यहाँ पर लिखा है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। फिर देखिए लिखा हुआ कि बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल गलत है। बच्चे अपना खुद ज्ञान का निर्माण वो खुद करते हैं, हर चीज उनको टीचर ही नहीं सिखाते हैं। फिर है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर यानी कि बच्चे पूरी तरीके से बुक्स पर निर्भर करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो गया, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अधिगम के लिए
कौन सी ऐसी वस्तु है जो उपयुक्त है, यानी कि योग्यता सुधार्य है। एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, यानी कि एबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। फिर है योग्यता अटल है, यानी कि जो हमारी एबिलिटी है वो फिक्स है, जरूरी नहीं कि आज जो हमारी योग्यता है कल वो योग्यता नहीं रहेगी। आज हमारे पास 2 डिग्रियां हैं, कल 3 भी हो सकती है, जैसा हम पढ़ना चाहेंगे। हमारी डिग्री क्या होगी, हमारी योग्यता और बढ़ेगी। अगर हम कोई स्किल सीखना चाहें तो उससे योग्यता हमारी आज जो है वो 2 साल 4 साल बाद कुछ और होगी। फिर है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बहुत ही नेगेटिव है, यहाँ पर दूसरा तीसरा दोनों ही नेगेटिव है। प्रयासों से बहुत फर्क पड़ता है, सीखते सीखते व्यक्ति क्या होता है और अच्छा बनता है। फिर है असफलता अनियंत्रित है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, यानी कि जो फेलियर है वो उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, बिल्कुल अगर हम पढ़ेंगे तो हम पास तो होंगे ही ना, तो किस तरीके से असफलता अनियंत्रित हुई। यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है योग्यता सुधार है, यानी कि जो हमारी एबिलिटी है उसमें हम लगातार उसको और अच्छा कर सकते हैं। हमारी जो आज एबिलिटी है 2 साल 4 साल बाद उसको हम और अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हाई स्कूल के बाद हमारा ज्ञान कुछ और था, इंटरमीडिएट के बाद कुछ और हुआ, ग्रेजुएशन के बाद हमारे ज्ञान में और क्या वृद्धि, तुम्हारी योग्यता लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि योग्यता और कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 को हमने गलत किया, कभी भी स्थिर नहीं सकती, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता है, कमी सबके अंदर होती है। तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बार बार परीक्षाएं या अन्वेषण और संवाद। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण और संवाद, यानी कि इंक्वायरी एंड डायलॉग। क्यों सही है, क्योंकि इससे बच्चों की संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि जब हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका आंसर हमें मिलता है, और बच्चों को जो चीजें नहीं समझ में आती है उसको वो क्वेश्चन हमसे पूछते तो हम उसका आंसर करते हैं। इस तरीके से डायलॉग डिलीवरी होती है, यानी कि बच्चों का हमसे संवाद स्थापित होता है, और इस तरीके से बच्चों की जो लर्निंग पावर होती है उसमें वृद्धि होती है। और अगर हम केवल बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे बोर होंगे, बार बार हम एग्जाम लेंगे तो भी बच्चे परेशान हो जाएंगे। और अगर हम कंपटीशन की भावना रखेंगे तो ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है कि बच्चों में क्लास में कंपटीशन की भावना, क्योंकि हर एक बच्चा हर एक विषय में नहीं अच्छा हो सकता, हर एक बच्चा हर एक एक्टिविटी में नहीं अच्छा। कोई बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा तो हमें करनी ही नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा, इंक्वायरी एंड डायलॉग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरीके का व्यक्तित्व वाक्य क्या कहलाता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति खुद से बात करता है तो उसको हम निज वाक कहते हैं। इस तरीके के वाक को क्या कहते हैं, अक्सर हम अपने आप से बात करते हैं कि हम अपने काम में कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे किसी विषय में और अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज कोई हमें सिखाता है, ये बहुत सारी चीजें हम खुद से बात करके भी सीखते हैं। तो वाइगोस्की ने इसको इस विचार को क्या कहा, कोई व्यक्ति जब खुद से बात कर रहा होता है खुद की सुधार के लिए, खुद क्योंकि हम कोई प्लानिंग करते हैं तो अपने मन में करते हैं, फिर इसको हम किसी डायरी पर या कॉपी पर उतारते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये भी तो खुद से बात करना ही हुआ, इसको हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। तो यह इनके अकॉर्डिंग इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों स्व नियमन। इनके अनुसार यह क्या कहलाता है, स्व नियमन कहलाता है, इसे हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। इस तरीके के व्यक्तिगत वाक को लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, स्व नियमन कहा, यानी कि हम खुद से बात करके खुद की एबिलिटी को और बढ़ाते हैं, खुद में और सुधार करते हैं, खुद को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और इससे हमारे माइंड का डेवलपमेंट भी होता है। और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या संज्ञानात्मक परिपक्वता के बारे में बात किसने की है, जीन पियाजे ने की है। आत्म केंद्रित किसमें होता है बच्चा, ये भी उन्होंने ही बात की है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मनोवैज्ञानिक विकार, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, यानी कि जो मूल्यांकन पद्धतियां होती हैं उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए। जो अलग अलग प्रकार के बच्चों के टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये तो कोई उद्देश्य नहीं हुआ मूल्यांकन पद्धतियों का। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अलग अलग समूह में बच्चों को बांट देंगे तो वही चीज फिर बच्चों के अंदर दुर्भावना आ जाएगी। जो बच्चे अच्छे हैं, जो जिस समूह के, वो अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे उतने अच्छे नहीं है तो इससे एक हीन भावना पैदा होगी जिन बच्चों को जो बच्चे और अच्छे नहीं है पढ़ाई में। फिर है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो जो मूल्यांकन का लक्ष्य दोस्तों
मुख्य रूप से यही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो दिया, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, बच्चे की क्या आवश्यकताएं, क्या नीड्स है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यही हम बच्चों के मूल्यांकन से जानने की कोशिश करते हैं, उनके एग्जाम से जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से हमें पढ़ाना है, कहाँ किस विषय में क्या कमी रह गई है, कैसे सही करना है। तो ऑप्शन 3 सही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन से पहले एक बार मैं फिर से आपको दिला दूं कि सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कम समय में आप कर सकते हैं, कैसे सारे विषयों पे फोकस कर सकते हैं, और सारे के सारे अब तक जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने कराए हैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि जो पूरा आपका साइकोलॉजी है, ये मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। आप पूरे के सारे क्लासेस को अगर अच्छे से आपने देख लिया तो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, चाहे जीन पे आ जाए, चाहे वाइगोत्स्की हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, बुद्धि का टॉपिक हो, व्यक्तित्व का टॉपिक हो, सब बहुत ही इजी वे में मैंने पढ़ाया, खुद नोट्स बना के पढ़ाया है। तो आप सारे के सारे क्लासेस को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों। सारे के सारे क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवांशिकता पर और ना पर्यावरण पर। दोस्तों, तो जो बच्चों का विकास होता है वो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। ये आप सभी को अच्छे से पता है कि जो बच्चे का विकास होता है, सर्वांगीण विकास, वो बच्चे की आनुवांशिकता यानी कि उसके माता पिता की जीन्स, उसके घर के एनवायरमेंट, और जो उसके आसपास का वातावरण है, उसका स्कूल, उसके दोस्त, उसके आसपास के रिलेटिव्स, उसके पास पड़ोस के लोग, सभी लोग योगदान देते हैं बच्चे के व्यक्तिगत विकास में। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया अच्छे से एक्सप्लेन करके। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो को अगर आप शेयर करोगे तो और भी हमारे डीएलएड के जो हमारे जो भाई बहन हैं सभी तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, आप इसे जो भी बच्चा हमारे चैनल पे आ रहा है, जो भी हमारे भाई बहन आ रहे हैं, उन सभी का शिक्षक बनने का सपना पूरा हो। क्योंकि आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपका सपना पूरा हो, और इसीलिए लगातार हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी कंफ्यूजन है, किसी विषय में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की, और लगातार करते भी रहते हैं दोस्तों, और आगे भी करते रहेंगे, और आपके लिए वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।